तुम मेरी मजबूरी हो माहम, और ये निकाह सिर्फ दादा जान की जज्बाती ब्लैकमेलिंग का नतीजा है जिसे मैं कभी नहीं मानूंगा। मीर हाल की सर्द और गूंजती हुई आवाज़ ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। वो 6 फीट कद का खूबरू और मगरूर नौजवान था। मीर हाल के वालदैन की बरसों पहले तलाक हो चुकी थी और उसका बाप दूसरी शादी करके अपनी नई बीवी के साथ बैरून मुल्क सेटल हो गया था, जिसके बाद मीर हाल को उसके दादा जान ने ही पाला था और वो उनसे बेहद मोहब्बत करता था। दादा जान ने इसी मोहब्बत और अपने मरते हुए दोस्त के वादे का वास्ता देकर उसे उस ज़बरदस्ती के निकाह पर मजबूर किया था। मिरहाल ने आज स्याह रंग का कीमती सूट पहन रखा था और उसके चौड़े माथे पर गुस्से की लकीरें नुमाया थी। माहम, जो पलंग के किनारे अपने भारी सुर्ख आरूसी जोड़े में सजी बैठी थी, उसने आहिस्ता से सर उठाकर उसे देखा। माहम एक मिडिल क्लास घराने की नहायत खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी, जिसके वालिदैन बचपन में ही वफात पा गए थे और उसने अपनी सारी ज़िंदगी अपने दादा के साथ गुजारी थी। माहम के दादा और मिरहाल के दादा जान बचपन के गहरे दोस्त थे। चंद रोज़ कबल माहम के दादा जब बिस्तरे मर्ग पर थे तो उन्होंने अपने दोस्त को बुलाकर माहम का हाथ उनके हाथ में दे दिया और अपनी पोती की सारी जिम्मेदारी उनके हवाले कर दी। दादा जान ने अपने मरते हुए दोस्त को तसल्ली दी थी और माहम को अपनी पनाह में उस बड़ी हवेली में ले आए थे, जहाँ उन्होंने मिरहाल को जज्बाती ब्लैकमेल करके 17 साल माहम से उसका निकाह पड़वा दिया। मिरहाल सीधा माहम की तरफ पड़ा और उसने आगे बढ़कर एक झटके से माहम का बाजू पकड़ा और उसे खींच कर अपने करीब कर लिया। ये एक वो लम्हा था जिसने माहम की सांसें उलझा दी और उन दोनों के दरमियान फासला बिल्कुल ख़त्म हो गया। मिरहाल की तेज सांसें माहम को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। माहम के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई थी और मिरहाल के वजूद की खुशबू उसके हवास पर छाने लगी थी। लेकिन उसने खुद को फौरन संभाला और अपनी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ का कोई तासुर नहीं आने दिया। तुमने और तुम्हारे मरते हुए दादा ने मेरे दादा जान की पुरानी दोस्ती का खूब फ़ायदा उठाया। मेरा हाल उसकी आंखों में झांकते हुए नहायत तलख और कारदार लहजे में बोला, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां जो सिर्फ पैसों और स्टेटस के पीछे भागती हैं, मेरे लाइफस्टाइल का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। दादा जान ने तो मुझे जज्बाती ब्लैकमेल करके मेरा रिश्ता तुमसे जोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में कभी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। माहम ने अपने बाजू में होने वाले शदीद दर्द को बर्दाश्त करते हुए पूरी ताकत से अपना हाथ उसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़ाया और खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब आंसू की बजाय एक चमक और भरपूर गुस्सा था। मैं कोई दौलत के पीछे भागने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ उस वादे की वजह से की है जो मेरे दादा ने तुम्हारे दादा के साथ किया था। वाहन की आवाज़ कमरे में पूरी ताकत और एतमाद से गूंजी। मेरे वालिदैन बचपन में गुजर गए थे और दादा ही मेरा कुल असासा थे। मरते वक्त उन्होंने मुझे अपने दोस्त के हवाले किया, किसी मगरूर सौदागर के हवाले नहीं किया जो तुम मुझ पर अपनी दौलत का रोब जा रहे हो। मैं सिर्फ और सिर्फ दादा जान की वजह से यहाँ पर हूँ। मेरा हाल उसके बेबाक और पुरएतमाद जवाब पर थंग रह गया। उसे 100% तौक़ा थी कि ये लड़की उसकी धमकियों से डर कर रोने लगेगी, लेकिन माहम तो उसके सामने एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी थी, आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, मेरा हाल ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तुम जानती नहीं हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं एक ऐसे शख्स से बात कर रही हूँ जिसे अपने पैसों का गरूर है, लेकिन उसके पास अपने फैसले खुद करने की हिम्मत ज़रा बराबर नहीं है। वाहन ने फौरन तुर्की बतुर्की जवाब दिया। अगर तुम्हें ये रिश्ता कबूल नहीं था तो अपने दादा जान की ब्लैकमेलिंग के आने के बजाय मर्दों की तरह इनकार कर दे। मुझे भी तुम जैसे खोखले इंसान के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ दादा जान की इज्जत और अपने दादा की आखिरी ख्वाहिश की खातिर आई हूँ। मेरा हाल का गुस्सा अब बर्दाश्त की तमाम हदें पार कर रहा था। उसे कमरे में कोने में रखी लकड़ी की भारी अलमारी को जोर से खोला और अपना बड़ा सफरी बैग बाहर निकाला। वो तेजी से अपने कपड़े और ज़रूरी सामान उसमें डालने लगा। वहाँ उसकी इस हरकत को देख रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो? हमने अपने लहजे को बिल्कुल सपाट और पुरसुकून रखते हुए पूछा। तुम्हें ये घर और कमरा मुबारक हो। रहो दादा जान के पास और करो अपने सारे फ़र्ज पूरे। मेरा हाल ने बैग की जिप तेज़ी से बंद की। मैं आज रात ही अमेरिका जा रहा हूँ। तुम शौक से इस बड़े घर की मालकिन होने का झूठा ड्रामा
करती रहो, मैं तुम्हें तलाक तो नहीं दूंगा, लेकिन कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें कभी बीवी का हक भी नहीं दूंगा। माहम के कदमों तले से जैसे ज़मीन ही खिसक गई थी और 17 साल की लड़की अचानक खुद को एक अंधेरी खाई में गिरता हुआ महसूस करने लगी। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन उसने सख्ती से अपने होंठ खींच लिए थे ताकि उसके सामने उसकी कोई सिसकी ना निकले। जाओ, तुम जहां जाना चाहते हो जाओ, माहम ने अपनी आवाज को मजबूत बनाते हुए कहा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना मीरहल, एक दिन तुम इसी दरवाजे से वापस आओगे और उस दिन फैसले तुम्हारे नहीं मेरे होंगे और तुम मेरे सामने खड़े होकर अपनी इस गरूर की माफी मांगोगे। मीरहल ने मुड़कर उसे भरपूर हकारत भरी नजरों से देखा और अपना बैग उठाकर लंबे जग पड़ता कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद कमरे में एक गहरी तारीख खामोशी छा गई। माहम के कदम मजीद बोझ न सह सके और वो वहीं फर्श पर अपनी बाहरी लहंगे समेत बैठ गई। अब उसकी आंखों से आंसू मुसलसल गिरने लगे थे। उसे अपने दादा की बहुत याद आ रही थी और वो सोच रही थी कि काश आज वो जिंदा होते तो उसे इस तरह तन्हा किसी के रहमो करम पर ना छोड़ते। कुछ देर होने के बाद माहम ने अपने आंसू साफ किए और ड्रेसिंग टेबल के बड़े शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने माथे से भारी झूमर उतारा और उसे मेज पर रख दिया। उसकी आंखों में अब कोई दुख या आंसू नहीं था, बल्कि एक नया और मजबूत अज़्म था। तुमने मुझे कमज़ोर समझने की बहुत बड़ी गलती की मीरा। तुमने मुझे रोता हुआ छोड़ा है, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि माहम रोती नहीं है बल्कि रुलाना जानती है। ये खेल तुमने शुरू किया है ना, लेकिन इसका इख्तिताम मैं अपने तरीके से करूंगी। माहम, रात का अंधेरा मजीद गहरा हो रहा था, लेकिन माहम की ज़िंदगी का एक नया और घुटन सफ़र अभी शुरू ही हुआ था, जिसमें उसे अपने वजूद को मनवाना था और मीरहाल के इस बेजा गुरूर को खाक में मिलाना था। वो रात एक आम रात नहीं थी जिसने 17 साल माहम को हमेशा के लिए बदल दिया था। मीरहाल उस रात हवेली छोड़कर सीधा अमेरिका अपने बाप के पास चला गया था। वो बाप जिसने बरसों पहले अपनी दूसरी बीवी की खातिर मीरहाल को दादा जान के पास छोड़ दिया था। अब उसी बाप के पैसों और मॉडर्न लाइफस्टाइल में मीरहाल ने आने वाले 5 साल गुजारे थे। इन 5 साल में उसने अपनी ही जैसी मगरूर लड़की लाइबा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था और माहम को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुका था। लेकिन दादा जान ने भी कच्ची गुड़ियाँ नहीं खेली थी। उन्होंने मीरहाल के बाप पर दबाव डाला और मीरहाल की सारी मरायात और बैंक अकाउंट्स बंद करवा दिए और दादा जान की सख्त शर्त ने मीरहाल को मजबूर कर दिया कि अगर उसे शुजात ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की एमडी की कुर्सी और अपनी वरासत चाहिए तो उसे पाकिस्तान आना पड़ेगा। यूँ 5 साल बाद मीरहाल अपना सारा गुरूर लिए लाइबा के हमरा मजबूरन पाकिस्तान वापस लौट आया। हवेली का बड़ा और शानदार लाउंज जहाँ दादा जान निहायत पुरसुकून अंदाज में चाय पी रहे थे। जब मीरहाल लाइबा का हाथ थामे अंदर दाखिल हुआ, उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा और ख़ानदानी रौनक थी। दादा जान, आपकी इस जज्बाती ब्लैकमेलिंग और पैसों की बंदिश का असर अब मुझ पर नहीं होगा। मैं इस हवेली में सिर्फ अपना हक लेने आया हूँ और अपनी शरायत पर आया हूँ। मीरहाल की तलख आवाज़ लाउंज में उभरी। पाकिस्तान आए हो तो यहाँ से असूल भी यहाँ के मानने पड़ेंगे मीरहाल। दादा जान ने चाय का कप मेज़ पर रखते संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बेदखल करके मेरे पास छोड़ दिया था। मैंने तुम्हें हर तरह का प्यार और लाड दिया, लेकिन तुमने इस बात की परवाह नहीं की। पर मैंने भी अपने मरते हुए दोस्त से जो वादा किया था ना, वो मैंने पूरा कर दिया। अगर तुम्हें एमडी की कुर्सी चाहिए तो कल से सुबह ठीक 9 बजे ऑफिस पहुंच जाना। मीरहाल ने तंजिया हंसते हुए लाइबा की तरफ देखा और बोला, दादा जान, आप फिक्र न करें, कल सुबह मेरा और लाइबा का इस्तकबाल करने के लिए अपना सारा स्टाफ तैयार रखेगा। ऐसे आपकी वो यतीम और मासूम सी माहम जिसे आपने मुझ पर ज़बरदस्ती थोपा है ना, आजकल किसी कोने में बैठकर आंसू बहा रही है। क्या उसने रोना धोना बंद कर दिया या अपने दादा के गम और मेरे इंतज़ार में अभी तक बैठी है? ये तो तुम्हें कल ऑफिस में ही पता चलेगा, कौन आंसू बहा रहा है और किसने किसकी तरबियत की है। ताजा ने गहरी मुस्कुराहट के साथ बात खत्म की और अपने अखबार की तरफ मुतवज्जा हो गए। अगली सुबह शुजात ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग का आगाज हो चुका था। मीरहाल अपनी मखसूस रौनक के साथ कुर्सी पर बैठा था और लाइबा उसके साथ वाली कुर्सी पर वर्षमान थी। मीरहाल ने फाइल्स को उलट पुलट करते अपनी
پی اے کی طرف سخت نظروں سے دیکھا۔ نئے ڈیزائن کی فائل کہاں ہے؟ میرا حل کی گونجدار آواز ہال میں گونجی تو پی اے کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ سر، وہ مس ماہم کل اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ پی اے نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ مس ماہم؟ میرا حل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے غصے سے پی اے کو گورا۔ یہ مس ماہم کو کس نے اجازت دی کہ وہ میری میٹنگ کی فائلز اپنے پاس رکھے؟ اس سے پہلے کہ پی اے کوئی جواب دیتا، کانفرنس روم کا باہری دروازہ کھلا۔ بورڈ روم میں موجود سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی۔ 22 سالہ ماہم ایک نہایت پروکار لباس میں اندر داخل ہوئی۔ اس کی چال میں اتنا اعتماد اور روب تھا کہ کوئی بورڈ ممبر سے نے احتراماً سر ہلایا۔ یہ وہ ڈری سہمی لڑکی بالکل نہیں تھی جسے میرا حال 5 سال پہلے روتا ہوا چھوڑ گیا تھا، اور نہ ہی وہ بس یتیم لڑکی تھی جو اپنے دادا کے مرنے پر بے آسرا ہو گئی تھی۔ وہ اب ایک مضبوط اور پر اعتماد بزنس وومن بن چکی تھی۔ میرا حال تو اسے دیکھ کر بت بن گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا اٹھا اور پھر فوراً بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بیک وقت حیرت اور غصہ نظر آ رہا تھا۔ اجازت میں نے خود دی تھی اپنے آپ کو۔ مجھے اس آفس کی کوئی بھی فائل لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ماہم نے میرا حل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے ایک پرسکون لیکن کاٹدار لہجے میں جواب دیا، اور چلتی ہوئی میز کے بالکل قریب آ گئی۔ لائبہ نے ماہم کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ناک چڑھا کر میرا حال سے بولی، میر، یہ لڑکی کون ہے جو تم سے اتنی بدتمیزی سے بات کر رہی ہے جیسے وہ جانتی ہی نہ ہو کہ ماہم کون ہے؟ ماہم نے فوراً مسکراتے ہوئے لائبہ کی طرف دیکھا۔ میں وہ ہوں جس کے ڈر سے تمہارا یہ میر پچھلے 5 سال سے اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پڑ رہا تھا اور یہاں سے بھاگا ہوا تھا۔ ویسے تم نے اسے امریکہ میں کچھ سکھایا نہیں، یا یہ بس اپنے پیچھے پیچھے گھمانا ہی سکھا لیا ہے؟ کانفرنس روم میں بیٹھے چند ڈائریکٹرز نے اپنی ہنسی بمشکل دبائی اور میرا حل کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اپنی حد میں رہو ماہم، اور یہ فائل میرے حوالے کرو۔ میرا حل نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم 5 سال بعد اپنے باپ کے گھر سے واپس آؤ گے اور مجھ پر اپنا حکم چلاؤ گے؟ ماہم کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ میرا حل، تم شاید بھول گئے ہو کہ اب میں وہ 17 سالہ بے بس بچی نہیں ہوں جو تمہاری مرضی کی محتاج رہے گی۔ اگر تمہیں یہ فائل چاہیے تو میری ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ شرط؟ مائی فٹ۔ میر حل نے بھرپور حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، تم مجھ سے شرط منواؤ گی؟ بالکل، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ فائل چاہیے تو پہلے میرے 5 کروڑ حق مہر میرے ہاتھ پر رکھو اور پھر یہ فائل لے لو۔ پورے کانفرنس روم میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ لائبہ حیرت سے منہ کھولے بیٹھی تھی۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میر حال سے اس لہجے میں بات کرے۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ماں؟ دماغ میرا نہیں تمہارا خراب ہے جو تم ایک زبردستی کے رشتے کو میری کمزوری سمجھ بیٹھے۔ میرے دادا نے تمہارے دادا کے حوالے کیا تھا، تم جیسے کم ظرف انسان کے حوالے نہیں کیا تھا۔ خیر، میرا وقت بہت قیمتی ہے میرا حق، اس لیے جب 5 کروڑ کا بندوبست ہو جائے تو میرے کیبن میں آ جانا۔ یہ کہہ کر میرا حال نے نہایت شان سے وہیں سے فائل اٹھائی اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا حال غصے میں ماہم کے نکلتے ہی اس کے پیچھے آیا۔ تم نے اندر 5 کروڑ کا تماشا لگا کر کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ماہم؟ میرا حال نے کوریڈور میں ماہم کی کلائی مضبوطی سے پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے نہایت غصے سے کہا، ثابت مجھے کچھ نہیں کرنا میرا حال۔ میرے دادا نے مرتے وقت مجھے تمہارے دادا کے حوالے کیا تھا۔ میں کوئی لاوارث نہیں ہوں جسے تم اور تمہارا وہ مغرور باپ اپنی مرضی سے استعمال کرتے۔ تم نے مجھے 5 سال اکیلا چھوڑا ہے، اب اس کی قیمت تو چکانی پڑے گی نا؟ ماہم نے بازو چھڑوانے کی کوشش کی کہ بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہو بالکل پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں تمہیں 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ میرا حال اس کے چہرے کے مزید قریب جھکتے بولا، تمہارے دادا اور میرے دادا کی اس جذباتی دوستی کا بوجھ میں مزید نہیں اٹھا سکتا۔ تم چپ چاپ خلا کے کاغذات پر دستخط کرو، کیونکہ میں لائبہ سے شادی کرنے والا ہوں، اور تم جیسی یتیم اور بلیک میلر لڑکی کے ساتھ میں کسی صورت نہیں رہوں گا۔ خولا؟ ماہم کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ واہ، کیا بات ہے، تم نے تو چالاکی اور مکاری کی حد ہی کر دی۔ بہت چالاک ہو تم۔ دادا جان کی نظر میں پوری کیوں بنوں؟ ویسے بھی وہ تمہیں اپنی جائیداد سے اسی طرح بے دخل کر دیں گے جیسے تمہارے باپ نے تمہیں اپنی زندگی سے کیا تھا۔ اگر تمہیں مجھ سے اتنی ہی تکلیف ہے اور اپنی اس غیر ملکی میڈم سے شادی کا اتنا ہی شوق ہے تو تم مردوں کی طرح مجھے طلاق دے دو۔
मीरहाल उसे बेबसी और शदीद गुस्से से देखने लगा, क्योंकि वो जानता था कि दादा जान तलाक की बात सुनकर से वाकई जायदाद से निकाल बाहर करेंगे। और हाँ, तलाक देने से पहले वो 5 करोड़ मेरे हाथ पर रखना मत भूलना, वरना दादा जान तुम्हें और तुम्हारी इस लाइबा को ऑफिस के बाहर खड़ा कर देंगे और तुम दोनों इसी तरह सड़क पर आ जाओगे जैसे तुम अमेरिका से खाली हाथ आए हो। तुम एक बहुत चालाक और लालची लड़की हो माहम। मीराल का चेहरा उसके मजीद करीब हुआ, जिससे माहम को एक अजीब सी झंझलाहट महसूस हुई। चालाक नहीं हूं मैं, बिजनेस वूमेन हूं मीराल, और अब तो शजात ग्रुप की मालकिन भी हूं। माहम ने अपने दोनों हाथ उसके चौड़े सीने पर रखे और उसे सख्ती से पीछे धकेला। अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे बहुत काम है। मैं तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूं कि बाप के पैसों पर अय्याशी करूं। इसी दौरान कॉरिडोर के दूसरी सिरे से लाइबा की ऊंची आवाज आई, जो मीराल को ढूंढ रही थी। मीर, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। लाइबा अपनी टूटी फूटी उर्दू में बोली। माहम ने मरहल की तरफ देखकर शरारती मुस्कुराहट पास की। चलो जाओ, तुम्हारी मैडम बुला रही है, उसे जाकर बताओ कि तुम्हारी मनकूहा 5 करोड़ मांग रही है, और तुम्हारे पास तो अब तुम्हारे बाप का एटीएम कार्ड भी नहीं है। माहम हंसती हुई अपने कपड़े दुरुस्त करके वहां से चल पड़ी। मेरहल गुस्से से दीवार पर हाथ मार कर रह गया था। दादाजान, आप फौरन उस माहम को घर बिठाए। मेरहल गुस्से से तिलमिलाता सीधा दादाजान के दफ्तर में दाखिल हुआ और उनकी मेज पर दोनों हाथ रखते हुए सख्त लहजे में बोला, वो अब उस ऑफिस में एक दिन भी मजीद काम नहीं करेगी। मेरा और उसका एक छत के नीचे काम करना नामुमकिन है। मैं किसी मजीद ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। तुम्हारे कहने पर मैं अपने सबसे काबिल बिजनेस पार्टनर को घर कैसे बिठा सकता हूँ मेरहल? दादाजान ने नहायत इत्मीनान से अपनी ऐनक उतारी और पुरसुकून मगर इंतहाई रूपदार लहजे में जवाब दिया, कौन सी बिजनेस पार्टनर? मेरहल ने तल्खी से कहा, ये वो लड़की है जिसे आपने अपने दोस्त की मौत पर जज्बाती होकर मुझ पर थोप दिया था। मैं और लाइबा उसके अंडर काम नहीं कर सकते। जज्बाती मैं नहीं, तुम्हारा बाप था जो अपनी दूसरी बीवी के पीछे लगकर तुम्हें मेरे पास छोड़ गया था। दादाजान की आवाज में अचानक सख्ती आ गई। और याद रखो, इस कंपनी में सिर्फ मेरा पैसा नहीं लगा। तुम्हारी माँ, जिसे तुम्हारे बाप ने तलाक देकर अकेला छोड़ दिया था, उसके भी शेयर्स इस कंपनी में मौजूद हैं। उसका भी इस ऑफिस में बराबर का हक है और उसने अपनी मर्जी से अपने तमाम शेयर्स माहम के नाम कर दिए हैं। मेरे हाल को लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। वो बेयकीनी से दादाजान को देखने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजान? मेरहल की आवाज में गुस्से के साथ साथ शदीद हैरत भी शामिल हो गई। माँ अपने सारे शेयर्स उस लड़की के नाम कैसे कर सकती हैं जो हमारे खानदान की है ही नहीं? जुबान संभाल कर बात करो मेरहल। दादाजान ने उसे सख्ती से रोका। वो इस घर की इज्जत है। तुम्हारी माँ ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है, क्योंकि वो जानती थी कि जब कोई मर्द किसी औरत को अकेला छोड़ता है ना, तो उसका क्या दर्द होता है। माहम के वालिदैन नहीं थे और तुमने भी वैसे उसे तनहा छोड़ दिया जैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को छोड़ा था। इसलिए तुम्हारी माँ ने माहम को मजबूत बनाने के लिए अपने शेयर्स उसे दे दिए और मैं उसके फैसले के साथ खड़ा हूं। मैं इस फैसले को नहीं मानता। मीरहाल ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। अगर वो लड़की इस ऑफिस में आएगी तो मैं और लाइबा यहाँ काम नहीं करेंगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। तो फिर तुम दोनों शौक से वापस अमेरिका जाओ, अपने उस बाप के पास जो तुम्हें पूछता तक नहीं। दादाजान ने दो टोक अल्फाज में कहा, वहां उसी ऑफिस में काम करेगी और वो डायरेक्टर की कुर्सी पर तुम्हारे बॉस बनकर बैठेगी। अगर तुम्हें इस कंपनी में रहना है तो तुम्हें उसके अंडर काम करना ही पड़ेगा, वरना मेरा दरवाजा खुला है। मेराहल के पास दादाजान की इस खड़ी बात का कोई जवाब नहीं था। वो बेबसी और शदीद गुस्से से होंठ चबाता वहां से बाहर निकल आया था। बाहर कॉरिडोर में लाइबा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मीर, क्या कहा तुम्हारे दादा ने? उस लड़की को नौकरी से निकाला या नहीं? निकाला नहीं, बल्कि उसे हमारी बॉस बना दिया। मेरे हल ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। अब हमें उसके अहकामात मानने पड़ेंगे और जो कहेगी हमें करना होगा। मैं उस लड़की के अंडर काम करूंगी? ये नामुमकिन है मीर, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। उसी वक्त माहिर नहायत शान से अपने हाथ में कॉफी के मग पकड़े उनके पास गुस्से गुजरी। उसने एक नज़र उन दोनों के लटके हुए चेहरों पर डाली और उसके लबों पर एक दिलकश और शरारती सी मुस्कुराहट उभरी। क्या हुआ मेरा हाल?
तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माहम ने उनके बिल्कुल करीब रुकते हुए नहायत मासूमियत से पूछा। दादा जान से मिलकर आए हो क्या? ऐसे मिस लाइबा, अगर आप फारिग हैं तो मेरे केबिन की थोड़ी सफाई करवा दें। मुझे डस्ट से एलर्जी है और मुझे अपना केबिन बिल्कुल चमकता हुआ चाहिए। ये कहकर माहम ने मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का एक घूंट लिया और अपनी केबिन की तरफ चल पड़ी। लाइबा गुस्से से पाँव पटकती रह गई थी और मेरा हाल बेबसी से माहम को देखता रहा। मेरा हाल अपनी केबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ देख रहा था और माहम उसकी कुर्सी के हत्थे पर बैठी नहायत बेतकल्फी से उसका हाथ थामे उसके कंधे पर सरकने की कोशिश कर रही थी। वो जानबूझकर मेरा हाल के बेहद करीब हो रही थी। मेरा हाल ने उसे मना नहीं किया था क्योंकि वो जानता था कि माहम की नज़रों में ये सब उसे मजीद चिढ़ाएगा। केबिन का दरवाज़ा बगैर किसी दस्तक के खुला और माहम हाथ में 2 फ्रेश ऑरेंज जूस के गिलासों से बड़ी ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। मेरा हाल कितने करीब लाइबा को देखकर माहम के कदम एक लम्हे के लिए रुके और उसके अंदर एक अजीब सी आग भी भड़क उठी। वो लड़का जिसे वो अपने दादा के मरने के बाद अपना मान चुकी थी, आज किसी और के इतने करीब था। उसका दिल चाहा कि ये ट्रे सीधा लाइबा के सर पर दे मारे, लेकिन उसने फौरन से अपने चेहरे पर निहायत मासूम और तंजिया मुस्कुराहट सजा ली। तुम्हें अंदर आने से पहले नॉक करना नहीं आता माम? लाइबा ने मेरा हल्का हाथ मजीद मजबूती से पकड़े और नहायत गुस्से से माहम को घूरते हुए कहा, मैं अपनी प्रॉपर्टी में आने के लिए किसी से इजाज़त नहीं लेती मिस लाइबा, और वैसे भी ये ऑफिस है, कोई प्राइवेट रूम नहीं। इससे पहले कि लाइबा कोई और जहरीली बात करती, माम ने एक नहायत शानदार एक्शन किया। उसने जानबूझकर अपनी सैंडल की हीर को केबिन के कीमती कारपेट में उलझाया और लड़खड़ाते हुए ट्रे का तवाजुन बिगाड़ दिया और दोनों गिलासों का सारा ठंडा ऑरेंज जूस सीधा लाइबा के महंगे तरीन कपड़ों पर जा गिरा। लाइबा कुर्सी से उछल कर खड़ी हो गई। उसका पूरा लिबास माल्टे रंग में नहा चुका था। ये तुमने क्या किया गवार लड़की? लाइबा चीखती हुई अपने कपड़े चटने लगी। तुम्हें अंदाजा भी है कितना महंगा ड्रेस था? मेरा पूरा दिन खराब कर दिया तुमने। ओहो, मुझे बहुत अफसोस है मिस लाइबा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कारपेट कहाँ से बीच में आ गया। मेरा पाँव बिल्कुल बुरी तरह से उलझ गया था। वैसे एक बात कहूँ, इसके हल्के रंग पर ये ऑरेंज कलर काफ़ी सूट कर रहा है। आपका ड्रेस अब ज़्यादा ब्रांडेड लग रहा है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं महब। लाइबा रुहासी होती गुस्से से पैर पटकती केबिन से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई ताकि अपने कपड़े साफ कर सके। केबिन में अब सिर्फ माहम और मेरा हल ही रह गए थे। माहम ने नहायत सुकून से ट्रे को मेज़ पर रखा। उसने एक नज़र चोरी छुपे मेरा हाल पर डाली जो कि अपनी कुर्सी पर टेक लगाए उसे ही देख रहा था। मेरा हाल के चेहरे पर गुस्से का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि उसके लबों पर एक बेसाख्ता और दिलकश मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। मेरा हाल बहुत अच्छी तरह जानता था कि माहम का पाँव कारपेट में नहीं उलझा, बल्कि वो लाइबा को उसके करीब देखकर हसद का शिकार हो गई थी। एक यतीम लड़की जिसे दादा ने उसके नाम किया था और जिसे वो अपने बाप की तरह बेआसरा छोड़ गया था, आज भी उसके लिए पोसेसिव थी। ये एहसास मीर हाल के दिल में एक सुकून सा पैदा कर रहा था। उसे माहम की ये जेलसी बेहद प्यारी और दिलकश लग रही थी। कारपेट में पाँव वाकई उलझा था या इसे मेरे इतने करीब देखकर दिल में कुछ उलझ रहा था? मेरा हाल ने अपनी मुस्कुराहट को दबाते नहायत शरारती और गहरे लहजे में माहम से पूछा। माहम ने इसकी गहरी स्याह आंखों में चमकती हुई शरारत और एक अजीब सा रोमांस देखा तो उसके अपने दिल की धड़कन भी बेकाबू होने लगी। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने उन दोनों के दरमियान खिंची हुई नफरत की दीवार को एक लम्हे के लिए गिरा दिया था। मेरा हाल की ये कुर्बत, उसका ये अंदाज माहम के अंदर एक मीठा सा एहसास जगा रहा था, लेकिन उसने फौरन से नजरें चुरा ली। अपने केबिन का कारपेट ठीक कर पाओ मेरा, वरना अगली बार जूस की जगह कुछ और भी गिर सकता है। माहम ने अपनी चोरी पकड़े जाने पर खफत मिटाते एक तीखा जवाब दिया और तेजी से मुड़कर केबिन से बाहर निकल गई। चुपके पीछे मीरहाल की बेसाख्ता हंसी केबिन के माहौल को नहायत रोमानवी और खुशगवार बना ली थी। कुछ दिनों के बाद शुजात ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की सालाना तकरीब का शानदार इनकाद शहर के सबसे बड़े पीसी होटल में किया गया था। हर तरफ रंगो नूर का सैलाब था और तमाम बोर्ड मेंबर्स मौजूद थे। मीरहाल अपनी रवायती रौनक के साथ साथ रिपी सूट में खड़ा लाइबा उसके साथ नायत मॉडर्न लिबास में उसे मुतासिर करने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन मिराल की बेचैन नजरें बार बार हॉल के बड़े दरवाजे की तरफ उठ रही थी। हॉल के बाहरी दरवाजे खुले और अंदर दाखिल होने वाले वजूद ने जैसे वक्त की रफ्तार को रोक दिया। माहम किसी बड़े सैलून से तैयार होकर आई थी। उसने गहरे सुर्ख रंग का एक नहायत खूबसूरत और दिलकश लिबास पहन रखा था, जो उसकी सडोल कामत पर नहायत क्यामत डाला था। उसके बाल नहायत नफासत से सेट किए गए थे और चेहरे का शानदार मेकअप उसे किसी फिल्म की हीरोइन बना रहा था। वो सादगी और हुस्न का एक ऐसा शाहकार लग रही थी कि बाल हाल में मौजूद सबकी नजरें और कदम वहीं ठहर गए। निरहाल के हाथ में पकड़ा जूस का गिलास वहीं रुक गया और उसकी सांसें सीने में अटक गई। उसने माहम को हमेशा सादे कपड़ों में देखा था, लेकिन आज ये सजी सजाई 22 साल लड़की उसकी होश उड़ा रही थी। निरहाल एक लम्हे के लिए अपना सारा गुरूर, अपना मफरूर बाप का दिया हुआ दुख और दादा जान की ब्लैकमेलिंग सब भूल गया। उसकी नजरें माहम के दहकते चेहरे पर ऐसी जमी थी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि वो 17 साल यतीम लड़की जिसे दादा जान ने उसके नाम किया था कितनी हसीन है। लेकिन मिरहाल के चेहरे की मसूरकन तासुरात फौरन शदीद गुस्से में बदल गए जब उसने देखा कि माहम अकेली नहीं है। उसके साथ एक नायत खूबरू नौजवान भी चल रहा था और माहम उसकी किसी बात पर खिलखिला कर हंस रही थी। माहम की हंसी मिरहाल के सीने पर खंजर की तरह लगी। बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और उसके अंदर हसद की खौफनाक आग भड़क उठी। मीर, ये माम किसके साथ आई है? लाइबा ने नाक चढ़ाकर मिराल के कान में सरगोशी की। लग तो कोई बहुत मामूली सा लड़का रहा है। अपनी जुबान बंद रखो लाइबा। मिराल ने नहायत दबी हुई आवाज में कहा और सीधा माम की तरफ चल पड़ा। उसके कदमों में एक अजीब सी तेजी और वहशत थी। माहम और वो लड़का एक मेज के पास खड़े बातें कर रहे थे जब मिराल उनके करीब सामने आकर खड़ा हो गया था। उसकी नजरें माहम के चेहरे पर जमी हुई थी। ये कौन है माहम? ये दानियल है, मेरा यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा दोस्त। माहम ने नहायत फख्र से दानियल का तारुफ करवाया था। और दानियल, ये मिराल है, मेरे दादा के दोस्त के पुते। मिराल का माहम का ये तारुफ उसे गाली की तरह लगा था। वो सिर्फ दादा जान के दोस्त का पोता नहीं था बल्कि उसका शौहर था। उसे दानियल की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस तरह गैर मर्दों के साथ पार्टीज में आना भी शुरू हो गई हो। गैर मर्द तो तुम हो मिराल, जिसके साथ मुझे जबरदस्ती बांध दिया गया। दानियल तो फिर भी मेरा दोस्त है, जिसने मेरे दादा के मरने के बाद पिछले 5 सालों में मेरा साथ दिया। तुम तो इस वक्त अमेरिका में उस लाइबा के साथ है ना? देखो, अभी वो जंगली बिल्ली कैसे गुस्से से तुम्हें ही देख रही है, इसलिए मुझे लेक्चर देने की ना जरूरत नहीं है। दानियल ने मीराल के गुस्से को भांपते हुए माहम से चलने का कहा। पूरी तकरीब के दौरान मीराल की नजरें सिर्फ माहम पर रुकी थी। वो दानियल के साथ उसकी कुर्बत देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। तकरीब खत्म होने पर माहम दानियल के साथ बाहर पार्किंग की तरफ जा रही थी। मीराल जो लाइबा के साथ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, माहम को दानियल की गाड़ी की तरफ जाता देख वो अपने आपे से बाहर हो गया था। माहम दानियल की गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी थी कि अचानक एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई को लोहे की तरह जकड़ लिया था। माहम ने मुड़कर देखा। मिराल की आंखों में शदीद गुस्सा और वहशत थी। उसने एक जबरदस्त झटके से माहम को अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। मीर, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो। लाइबा सड़क पर खड़ी चिल्ला रही थी, लेकिन मिराल ने उसकी एक ना सुनी। उसने माहम को अपनी गाड़ी में बिठाया और गाड़ी फुल स्पीड में भगा दी। ये क्या बदतमीजी है मिराल, गाड़ी रोको। तुम इस तरह जबरदस्ती मुझे अपने साथ नहीं ला सकते। मिराल ने अचानक ब्रेक लगाई और गाड़ी एक झटके से सड़क के किनारे रोक दी। उसने माहम की तरफ देखा और उसकी चेहरे के बिल्कुल करीब होकर खड़ा था। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। मिराल के चेहरा उसके इतने करीब था कि माहम को उसकी तेज सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उस गुर्बत ने माहम की धड़कनों को एक लम्हे के लिए जैसे उलझा दिया था। उसके अंदर एक अजीब सी मीठी सनसनी दौड़ गई थी। मिराल की आंखों में गुस्से से ज्यादा भी एक दीवानावार तलब और माम के हुस्न का सहर था। जबरदस्ती नहीं कर रहा, अपना हक जता रहा हूं।
میرے حل کی آواز میں ایک ایسا روپ تھا جس نے ماہم کو خاموش کروا دیا. تم میری منقوا ہو ماہم، اور یہ بات اپنے دماغ میں نا اچھی طرح بٹھا لو کہ تم کسی اور مرد کے ساتھ اس طرح ہنستی ہوئی مجھے بالکل برداشت نہیں ہو. 5 سال تک میں تمہیں یاد نہیں آئی، اور اب ایک دوست کے ساتھ ہنس لیا تو تمہاری مردانگی جاگ گئی. میں تمہاری جاگیر نہیں ہوں. ہم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں کہا. ہاں جاگ گئی ہے، اور اب تم صرف میری ہو. میرے حال نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا. وہ نکاح جو دادا جان نے زبردستی پڑھایا تھا وہ آج بھی میرے گلے کا توق ہے، اور اس پر تمہارا نام لکھا ہے. اس لیے آئندہ اس دانیال کے ساتھ نظر مت آنا. ماہم کی بولتی بند ہو گئی تھی. وہ میر حل کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک عجیب سی بے قراری اور محبت دیکھ رہی تھی جسے وہ غصہ کا نام دے رہی تھی. یہ رات ان دونوں کے درمیان کھینچی ہوئی نفرت کی دیوار میں پہلی درار ثابت ہو رہی تھی. وہ انتہائی تیز رفتار ڈرائیونگ کرتے گھر واپس لے آیا. اب میرے ضبط کا امتحان مت دو اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاؤ. ہم نے زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پیر پٹکتے اپنے کمرے میں چلی گئی. اگلے دن آفس میں لائبہ کے دل میں پچھلی رات کی جیلسی آگ کی طرح جل رہی تھی. وہ ماہم کو شجاعت گروپ سے نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی. موقع پا کر اس نے ماہم کے کیبن میں جا کر اس کے سب سے اہم انٹرنیشنل پروجیکٹ کی فائلز غائب کر دی اور سسٹم سے سارا ڈیٹا اڑا دیا. میٹنگ کے دوران جب ماہم کی پریزنٹیشن کا وقت آیا تو فائلز خالی تھی. میرا حال جو رات والے کے واقعے کی وجہ سے پہلے عجیب سے الجھن کا شکار تھا، اس نے بغیر سوچے سمجھے ماہم پر سارا غصہ اتارنا شروع کر دیا. یہ کیا مذاق ہے ماہم؟ تم نے کروڑوں کا پروجیکٹ تباہ کر دیا. تم اتنے بڑے کام میں اتنی بڑی لاپرواہی کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی صرف باتیں بنانا جانتی ہے، اسے کام نہیں آتا. صاحبہ نے نہایت طنزیہ انداز میں مسکراتے جلدی پر تیل ڈالا تھا. ماہم نہایت پرسکون کھڑی تھی. اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا. اس نے میرے حال کی طرف دیکھا جو کہ شدید غصے سے اب اسے گھور رہا تھا. تباہ تو میں نے کسی کا غرور کرنا تھا میرا حال، یہ پروجیکٹ نہیں. میں نے یہ فائلز رات کو خود مکمل کی تھی. اب اگر تمہاری اس امپورٹنٹ دوست نے کوئی سازش کی ہے تو میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں. لائبہ نے فوراً غصے سے کہا. میر، یہ لڑکی مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، اسے تمیز سکھاؤ. پر تمیز تو اسے سکھائی جاتی ہے جس میں سیکھنے کی صلاحیت ہو. میرا حال، تم جس طرح بغیر سوچے سمجھے مجھ پر غصہ کر رہے ہو نا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم آج بھی اپنے باپ کی طرح بے حس ہو جس نے رشتے اور اعتبار کی کبھی کوئی قدر نہیں کی. ہم اپنی زبان کو لگام دو، میرے باپ کو بیچ میں مت لاؤ. میرا حال غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. کیوں نہ لاؤ؟ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو اکیلا چھوڑا تھا اور تم نے اپنے دادا کے مرتے ہوئے دوست کی امانت کو اکیلا چھوڑا تھا. تم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. میں یہاں کام کرنے آئی ہوں، تمہاری دوست کی سازشیں برداشت کرنے نہیں. تم شوق سے اپنا یہ پروجیکٹ اور اپنا یہ غصہ اپنے پاس رکھو. جس انسان کو مجھ پر ذرا سا بھی اعتبار نہیں، اسے صفائی دینا میں اپنی توہین سمجھتی ہوں. یہ کہتے ماہم تیزی سے مڑی اور کانفرنس روم سے باہر نکل گئی. میرا حال اسے غصے سے پکارتا رہ گیا لیکن اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا. دادا جان، میں کچھ دن کے لیے یہ آفس اور شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں. ماہم نے سیدھا دادا جان کے کیبن میں جا کر نہایت مضبوطی سے کہا تھا. میں نے اپنے دادا کا مان رکھنے کے لیے اپنا کام پوری ایمانداری سے کیا تھا، لیکن میں میرا حال کی اس بلا وجہ کی بدگمانی اور بے عزتی کو مزید برداشت نہیں کر سکتی. مجھے کچھ دن کا سکون چاہیے. تم جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ میری بچی، دادا جان نے شفقت سے کہا. میں جانتا ہوں کہ تم سچی ہو اور وہ سازشی لڑکی کیا کر رہی ہے یہ بھی مجھ سے چھپا نہیں ہے. تم دیکھنا وہ لڑکا بہت جلد اپنے باپ کی طرح پچھتائے گا اور سچائی جان کر تمہارے قدموں میں معافی مانگنے آئے گا. بس تم اپنا خیال رکھنا. اگلی صبح آفس کا ماحول کشیدہ تھا. میرا حال اپنے کیبن میں بیٹھا بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کب ماہم آئے اور اس سے پروجیکٹ کے بارے میں مزید بحث کرے. لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود ماہم نہیں آئی. بس ماہم کہاں ہے؟ میرا حال نے انٹرکام پر غصے سے پوچھا. انہیں فوراً بلاؤ، مجھے ان سے پروجیکٹ کی بات کرنی ہے. سر وہ مس ماہم آج آفس نہیں آئی، ان کا فون بھی مسلسل بند جا رہا ہے. پی اے نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تھا. کیا مطلب بند جا رہا ہے؟ میرا حال اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور اس کے دل میں اچانک سے ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی.
اسے فوراً اپنا موبائل اٹھایا اور ماہم کا نمبر ملایا، لیکن وہ واقعتاً بند تھا۔ میرا حل تیزی سے گاڑی بھگاتا ہوا حویلی پہنچا، لیکن ماہم کا کمرہ بالکل خالی تھا۔ وہ گھبرا کر سیدھا دادا جان کے پاس لاؤنج میں پہنچا۔ دادا جان، یہ ماہم کا چلی گئی ہے؟ مرحل کی آواز میں غصے سے زیادہ بے قراری اور الجھن تھی۔ حویلی میں بھی نہیں ہے اور آفس میں بھی نہیں، وہ جہاں بھی ہے اب تم سے بہت دور ہے مرحل۔ دادا جان نے نہایت سکون سے جواب دیا تھا، تم نے لائبہ کی بات کو اہمیت دی اور اس پر اعتبار لی اور اسے بغیر سنے مجرم بنا دیا۔ اب ڈھونڈتے رہو اسے، مجھے بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ مرحل کو پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ ماہم کے بغیر یہ بڑا سا گھر اور اتنا بڑا آفس اسے کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ وہ شخص جو کل تک ماہم کو نکالنا چاہتا تھا، آج اسے شہر کے ہر کونے میں تلاش کرنے کے لیے بے چین کھڑا تھا، اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ماہم کو کہاں ڈھونڈے۔ طارق، تم نے وہ ساری CCTV فوٹیج اور سسٹم کا ریکارڈ چیک کر لیا جو میں نے تمہیں کل رات نکالنے کو کہا تھا؟ دادا جان نے اپنے خاص مینیجر سے پوچھا جو ان کے سامنے لیپ ٹاپ کھولے کھڑا تھا۔ جی سر، میں نے پچھلی 48 گھنٹوں کی ایک ایک چیز چیک کر لی ہے اور وہ ثبوت نکال لیا ہے جس کا آپ نے کہا تھا۔ اس وقت میرا حال غصے اور بیقراری سے کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ یہ کیا تماشا ہے دادا جان؟ وہاں غائب آپ یہاں طارق کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں؟ میرا حال نے دادا جان کی میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تماشا تو تم نے بنایا اس کمپنی میں، اور میری بچی کا میرا حال، میں نے کل رات ہی طارق کو ڈیوٹی لگائی تھی کہ پتہ لگائے کہ اس پروجیکٹ کی فائلز کے ساتھ اصل میں کیا ہوا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے دادا جان؟ ہم نے خود پروجیکٹ خراب کیا اور آپ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں۔ میرا حال نے اپنی صفائی دی، طارق، اسے وہ ثبوت دکھاؤ جو تم نے رات پر جاگ کر اکٹھے کیے تاکہ اس کی آنکھوں سے اس کے باپ والا غرور اترے۔ دادا جان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے طارق کو اشارہ کیا۔ طارق نے لیپ ٹاپ کا رخ مرحل کی طرف کیا اور ایک ویڈیو چلا دی جس نے مرحل کی قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ یہ اس رات کی CCTV فوٹیج تھی سر، طارق نے نہایت ادب سے بتایا۔ اس ماہم کے جانے کے بعد مس لائبہ ان کے کیبن میں گئی تھی، انہوں نے وہ ساری فائلز سسٹم سے ڈیلیٹ کی۔ اسکرین پر لائبہ کا نہایت چالاکی سے وہ سارا کام کرنے کی ویڈیو تھی جس کی سزا اس نے بغیر سوچے سمجھے ماہم کو دے دی تھی۔ یہ لائبہ ہے، مرحل کے منہ سے بے سختہ نکلا، اس کے چہرے کا رنگ اٹھ گیا۔ ہاں، یہ وہی ہے، تمہاری سازشی دوست جس کے ایک جھوٹ پر تم نے اس لڑکی کو مجرم ٹھہرا دیا جو اپنا ہر کام انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کرتی ہے۔ تم نے بالکل اپنے باپ کی طرح کیا ہے جس نے بغیر کسی ثبوت کے تمہاری ماں کو چھوڑ دیا تھا، اور تم نے ماہم کو اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ دادا جان کی آواز میں شدید غصہ اور دکھ تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ لائبہ اتنی نیچ حرکت کر سکتی ہے۔ میں نے ماہم پر بلا وجہ غصہ کیا، اس کی ایک بھی بات نہیں سنی۔ تم نے صرف غصہ نہیں کیا مرحل، تم نے اس کا مان توڑا ہے۔ وہ لڑکی جو 5 سال پہلے تمہارے باپ کے دیے ہوئے دکھ برداشت کرتی رہی، تم نے ایک بار بھی اسے اسی لو موڑ پر لا کھڑا کیا۔ میں اس لائبہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ مرحل غصے سے اٹھا اور سیدھا لائبہ کے ڈیسک کی طرف گیا۔ لائبہ، اپنا سامان اٹھا اور اسی وقت میری کمپنی اب میری زندگی سے نکل جاؤ۔ مرحل کی آواز پورے آفس میں گونجی تھی۔ مرحل، تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کے ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ اگر تم نے اگلے 5 منٹ میں یہ بلڈنگ نہ چھوڑی تو میں تمہیں سیدھا پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ مرحل نے نہایت خطرناک لہجے میں کہا۔ لائبہ اس کا یہ روپ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ میر واپس دادا جان کے کیبن میں آیا اور ان کے قدموں کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید پچھتاوا اور آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے معاف کر دے دادا جان، میں بہت بڑا بے وقوف ہوں۔ میں اپنے غرور میں یہ دیکھ ہی نہیں پایا کہ میں جس ہیرے کو ٹھکرا رہا ہوں وہی میری زندگی کی سب سے بڑی قیمت ہے۔ اب پچھتانے کا کیا فائدہ میرا، جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ دادا جان نے نرمی لیکن افسوس سے کہا۔ یہی دادا جان، آپ کو بتانا ہوگا کہ ماہم کہاں ہے۔ میرے حال نے دادا جان کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے بغیر پاگل ہو جاؤں گا دادا جان، مجھے اس سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے، اور اب مجھے احساس ہوا کہ وہ میری دھڑکنیں بن چکی ہیں۔ میں اس کے بغیر ایک پل نہیں جی سکتا۔ دادا جان نے پہلی بار اپنے اس مغرور پوتے کی آنکھوں میں ایک سچی محبت
और तड़पने की। क्या वाकई तुम उससे मोहब्बत करते हो, या ये सिर्फ एक तुम्हारा नया जुनून है? जुनून नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है दादा जान। मैं अपना सारा गुरूर, सारी अना माहम के कदमों में रखने को तैयार हूँ। बस आप मुझे बता दे कि वो कहाँ पर है, वरना मैं सच में अपनी जान दे दूंगा। दादाजान ने उसकी इस तड़प और सच्ची मोहब्बत को महसूस करते एक गहरी सांस ली और बोले, मैंने माहम को मरी में अपनी प्राइवेट कॉटेज में भेजा है मेरहाल, ताकि वो कुछ दिन उस ज़हनी अजीज से दूर रह सके। दादाजान ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम वाकई अपने बाप वाला गुरूर छोड़कर उससे सच्ची माफी मांगना चाहते हो तो जाओ और अपनी बीवी को वापस ले आओ। मेरहाल ने दादाजान के हाथ छूमे और एक लम्हा ज़ाया किए बगैर हवेली से बाहर निकल गया। मरी का सफर उसने किस दीवानगी से तय किया, सिर्फ उसका दिल जानता था। वहां शदीद सर्दी थी और बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन मेरहाल के अंदर एक अजीब सी आग जल रही थी। वो सीधा उस खूबसूरत और सर्द कॉटेज में पहुंचा जहां लकड़ी की आग जल रही थी और महम एक शॉल ओढ़े खिड़की के पास खड़ी बाहर गिरती बर्फ को देख रही थी। मेरहाल के कदमों की आहट सुनकर महम ने मुड़कर देखा। वो मेरहाल के अचानक वहां देखकर उसे हैरान रह गई थी, लेकिन उस दरबे चेहरे पर जरा भी कमजोरी जाहिर नहीं होने दी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरा? क्या तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई जब यहाँ भी मेरा सुकून बर्बाद करने आ गए? मेरहाल आहिस्ता से चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आया। उसकी आंखों में माहम के लिए एक शदीद तड़प और शर्मिंदगी थी जो माहम ने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं अपना गरूर हारने और तुम्हारी मोहब्बत जीतने आया हूँ माहम। मैं अपने बाप की तरह अंधा हो गया था। तुम्हारी सच्चाई उस लाइबा की साजिश को नहीं देख सका। तो अब देख लिया है तो जाओ यहाँ से, अपनी उस शानदार दुनिया में। मुझे तुम्हारे इस खोखले पछतावे की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरहल ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका और उसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिए। महम ने फौरन अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार मेरहल की गिरफ्त में ज़बरदस्ती नहीं बल्कि एक बेपनाह इल्तिजा थी। मुझे मत सकलो माए। मेरहल उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। ये वही मेरहल था जो कभी किसी के आगे नहीं झुका था, लेकिन आज वो तुम्हारे कदमों में पूरी जिंदगी और अपनी हर सांस मारने आया है। माहम उसकी इस अमल पर पूरी तरह से दंग लग गई थी। उसने कभी ख्वाब में भी उस मगरूर शख्स को इस तरह टूटते और अपने सामने झुकते नहीं देखा था। उठो मेरहाल, ये क्या कर रहा तुम? माहम की आवाज़ में पहली बार एक हल्की सी कपकपाहट और नरमी पैदा हुई। तुम इस तरह घुटनों के बल अच्छे नहीं लगते हो। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। मेरहाल ने उसके हाथों को चूमते नहायत शिद्दत से उसे देखा था। दादाजान ने मुझे सब सच बता दिया। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें इस तरह तना छोड़ दिया जैसे मेरे बाप ने मेरी माँ को छोड़ा था, लेकिन अपने बाप जैसा बेहिस नहीं हूँ माहम। तो तुम दादाजान और सबूतों की वजह से माफ़ी मांगने आए हो? नहीं माहम, मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जी सकता, इसलिए आया। मेरहाल खड़ा हुआ और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के पहले में लिया। मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो गई है, और ये मोहब्बत उस दिन से मेरे दिल में थी जब तुमने पहली बार मेरे गरूर को ललकारा था। मैंने 5 साल अपने बाप के पैसों पर अय्याशी नहीं की, बल्कि मैं हर रोज़ तुम्हारी इन्हीं आंखों को याद करता रहा, इसलिए मैं रोता हुआ छोड़ गया था। वहां उसकी तेज सांसें और हाथों की गर्मी अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उस सर्द तरीन रात में उन दोनों के दरमियान की सारी दूरियां अचानक ख़त्म होने लगी थी और उनकी धड़कनें एक दूसरे की तपिश और मोहब्बत को पूरी तरह से महसूस कर रही थी। तुमने मुझे बहुत अजियत दी है मेरहाल। माहम की आंखों से एक आंसू झलक कर मेरहाल के हाथ पर गिरा। मैंने 5 साल तुम्हारा इंतजार किया, तुमने वापस आकर मुझे जलील किया। तुम्हारे हर आंसू, हर दुख का हिसाब अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करके दूंगा। मेरहाल ने नहायत मोहब्बत से उसके आंसू साफ किए। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो मेरा माहम, मैं तुम्हारा सारा मान वापस लौटा दूंगा। मैं दादाजान की इस फैसले को अपनी खुश किस्मती मानता हूँ कि उन्होंने मरते हुए दोस्त की अमानत को मेरे नाम किया है। माहम ने उसकी गहरी सी आंखों में सच्चाई और एक दीवाना वार मोहब्बत देखी थी। वो शख्स जिसने उसे 17 साल की उम्र में रोने के लिए छोड़ दिया था, आज 22 साल की उम्र में उसके सामने एक मुजरिम की तरह खड़ा रो रहा था। माहम का दिल जो उसके लिए सख्त नहीं हुआ था, पूरी तरह से पिघल गया। उसने अपना सर मेरहाल के
सीने पर रख दिया। मिराहल ने अपनी मजबूत बाजू के इशार में से लिया और यूं मरी की बर्फानी रात में उनके दिलों की जमी हुई बर्फ हमेशा के लिए पिघल गई। बाहर बर्फबारी तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, लेकिन मड़ी के उस लकड़ी के कॉटेज में जलती हुई आग ने एक नहायत पुरसुकून तपिश फैला रखी थी। माहम आग के सामने बिछे हुए नरम कारपेट पर बैठी थी और उसके चेहरे पर आग की सुर्ख रोशनी पड़ रही थी। मिराहल उसके बिल्कुल सामने बैठा उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो दुनिया की कोई नहायत कीमती चीज हो। तुम्हें अंदाजा है माँ कि तुम इस आग की रोशनी में कितनी खूबसूरत लग रही हो? मिराहल ने उसके हाथों को अपने दोनों हाथों में लेते हुए नहायत नरमी से कहा था। मुझे तो लगता है कि जैसे ये बर्फ बारी भी सिर्फ तुम्हारा हुस्न देखने के लिए रुकी हुई है। ये मक्खन लगाना तुमने अमेरिका जाकर अपने बाप से सीखा है या उस लाइबा से? तुम्हें ऐसी बातें सिखाई किसने है? माहम ने उसका हाथ झटकने की कोशिश की, लेकिन उसके लहजे में वो पहले वाली सख्ती नहीं थी, बल्कि एक छुपी हुई शरारत थी। उस लड़की का नाम मत लो मेरी जान, मैंने तो उसके साय से भी तौबा कर लिया है। मिराहल ने हंसते उसका हाथ मजीद मजबूती से पकड़ लिया। और जहां तक मक्खन लगाने की बात है, तो जो लड़की बड़े बोर्ड रूम में मुझसे 5 करोड़ का हक महर मांग सकती है, उसे मक्खन लगाना कौन सा आसान काम है? तुम्हारा वो मगरूर चेहरा देखने वाला था मिराहल, जब मैंने तुमसे पैसे मांगे थे। वहां भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे तो लगा था कि तुम वहीं गिर जाओगे। गिर तो मैं इस वक्त क्या था जब तुमने वो ऑरेंज जूस लाइबा के कपड़ों पर गिराया था। मिराहल की आंखों में एक गहरी और रोमानवी चमक उभरी। तुम जितनी मासूमियत से झूठ बोल रही थी कि तुम्हारा पाँव कारपेट में उलझ गया, मुझे उस वक्त अंदाजा हो गया था कि मेरे दादा की अमानत आज भी मुझ पर अपना हक समझती है। मैं कोई हक नहीं समझती थी, मैं तो बस इस कारपेट की सफाई कर रही थी। माहम ने नजरें चुराते हुए एक खूबसूरत बहाना बनाया। तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने मुझे पागल कर दिया माहम। मिराहल का लहजा अचानक से नहायत संजीदा और भारी हो गया था। वो हंसी मजाक जो वो कर रहे थे अचानक एक गहरी खामोशी और शिद्दत में बदल गया। मिराहल ने थोड़ा आगे खिसक कर माम के चेहरे के करीब अपना चेहरा कर लिया। तुम्हें मालूम है माम, इन 5 सालों में मैं कितना तनहा था? मिराहल की आवाज में एक ऐसा दर्द था जिसने माम के दिल को छू लिया। मैं दुनिया की हर महफिल में गया, अपने बाप के पैसों पर हर अयाशी की, लेकिन जब रात को अकेला होता था तो मुझे सिर्फ तुम्हारी वो आंखें याद आती थी जिसमें मैंने अपने लिए आंसू छोड़े थे। मुझे लगता था कि मैंने अपने बाप की तरह एक बेहिस इंसान बनकर सब कुछ पा लिया, लेकिन असल में मैं अपना सबसे बड़ा सुकून हार चुका था। मैं हर रोज़ खुद को आईने में देखकर ये सोचती थी कि मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई है कि तुमने मुझे एक नज़र देखना भी गवारा नहीं किया। तुम में कोई कमी नहीं थी माहम, बल्कि मेरा गुरूर इतना बड़ा था कि मैं उसके आगे कुछ नज़र ही नहीं मुझे आता था। मिराहल ने अपना हाथ बढ़ाकर नहायत मोहब्बत से माम के गाल से फिसलते आंसू साफ किए। मैं एक अंधा इंसान था जिसे ये नहीं पता था कि जिस लड़की को वो दादा की जबरदस्ती समझकर रुक रहा है, वो दरअसल वही उसकी जिंदगी का असल मुकद्दर है। तुमने मेरे गुरूर को जिस तरह तोड़ा है, मुझे इस टूटने में एक अजीब सा सुकून मिला है। मैं आज तुम्हारे सामने बिल्कुल खाली हाथ आया और मेरे बाप की दी हुई सारी अना तुम्हारे कदमों में पड़ी है। माहम ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ सिर्फ और सिर्फ सच्ची मोहब्बत और एक दीवानावार तलब थी। आज उसके सामने अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा था। माहम के दिल की वो आखिरी बर्फ भी पिघल गई थी जो इसने अपने दिफा के लिए जमा रखी थी। मैंने तुम्हें माफ़ किया मिराहल। माहम की आवाज़ में एक नाहित मीठी और पुरसुकून सा लर्जिश थी। मैंने उस दिन भी तुमसे मोहब्बत की थी जब तुम मुझे रोता हुआ छोड़ गए थे। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ जब तुम मेरे सामने रो रहे हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस दिन मेरी मोहब्बत कमज़ोर थी और आज मेरी मोहब्बत ने तुम्हें झुका दिया मिराहल। मिराहल ने सुना तो उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक और खुशी उभरी जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई। वो अचानक अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने माहम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खड़ा कर लिया। माहम कुछ समझ नहीं पाई कि वो क्या करने वाला है। मिराहल ने अचानक माहम का नरम बाजू बिल्कुल उसी तरह अपने हाथ की मजबूत गिरफ्त में लिया जैसे उसने 5 साल पहले अपनी शादी की रात दिया था। माहम की आंखें हैरत से फैल गई और उसके दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई। ये क्या कर रहे हो मिराहल, मुझे दर्द हो रहा है। माहम ने उसी तरह कहा जैसे उसने 5 साल पहले कहा था।
मिराल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक ज़बरदस्त झटके से माहम को खींचकर अपने बिल्कुल करीब कर लिया। माहम का तवाज़ुन बिगड़ा और वो सीधी मिराल के चौड़े और मजबूत सीने से जाकर टकराई। उन दोनों के दरमियान फासला बिल्कुल ख़त्म हो गया था और उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फ़र्क था। इस बार मिराल की आंखों में वो नफ़रत और हकारत बिल्कुल नहीं थी जो रात थी। इस बार उसकी आंखों में एक ऐसा जुनून और बेपनाह मोहब्बत थी जिसने माहम की धड़कनों को मुकम्मल तौर पर बेकाबू कर दिया था। एक ऐसा वक्त था जिसने उनके माजी की सारी करवाहट को एक पल में मिटा दिया था। इस कुर्बत के एहसास ने माहम के वजूद में एक नहायत मीठी सी सनसनी दौड़ा दी थी। मेरी हल्की गर्म सांसें उसके चेहरे को छू रही थी और बाहर गिरती बर्फ की ठंडक के बावजूद उनके दिलों के दरमियान एक अजीब सी तपिश पैदा हो गई थी। ये जो तुमने मुझसे मोहब्बत का इकरार किया, ये कोई सौदा नहीं है माहम। बहरहाल ने उसकी आंखों में डूबते बिल्कुल वही अल्फाज दोहराए, लेकिन एक नए नहायत खूबसूरत अंदाज में, कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और खूबसूरत हकीकत है। मेरे दादा ने अपने दोस्त से जो वादा किया था वो आज मैं पूरा कर रहा हूँ। तुम जैसी मजबूत लड़की जो इतनी सच्ची और खड़ी है, मेरी इस खोखली लाइफ स्टाइल का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि मैं तुम्हारे लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनूंगा। माहम के लबों पर एक बहुत बेसाख्ता और नहायत दिलकश सी मुस्कुराहट उभरी। उसने अपने दोनों हाथ मिराल के सीने पर रखे, लेकिन इस बार उसे दूर धकेलने के लिए नहीं, बल्कि उसके मजीद करीब होने के लिए। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी माहम। ये कमरा, ये कॉटेज, ये लम्हा सिर्फ हमारा है। मैं तुम्हें तुम्हारी वो खुशियाँ दूंगा और सारे हकूक दूंगा जो मैंने 5 साल पहले तुमसे छीने थे। ये कहते हुए मिराल ने झुककर नहायत अकीदत और मोहब्बत से अपने लब माहम की पेशानी पर रख दिए। उसमें बरसों की प्यास और एक सच्ची मोहब्बत का इकरार था। माहम ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दिल के सारे गिले शिकवे और सारी अजियतें उसे एक पल में हमेशा के लिए आंसू की शक्ल में बह गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ माहम कि आज के बाद तुम्हारी आंख में कभी आंसू नहीं आएंगे। अब मैं और तुम एक हैं और ये दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। और अगर कभी लाइबा वापस आ गई तो? माहम ने अचानक अपनी रवायती शरारत के साथ एकदम माहौल को बदला। लाइबा अगर वापस आ भी गई तो मैं इसे तुम्हारे केबिन की सफाई पर रख लूंगा बॉस। मिराल ने हंसते हुए उसी के अंदाज में जवाब दिया। तुम फिक्र मत करो, अब उस शुजात ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में हुक्म चलेगा और मैं तुम्हारा पीए बनकर काम करूंगा। नाहम खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसकी हंसी की आवाज़ ने उस सर्द रात को एक नहायत खूबसूरत और जादुई रात में बदल दिया। मिराल उसे हंसता हुआ देखकर खुद भी पुरस्कून होकर मुस्कुराने लगा। उसने माहम को अपने गले से लगा लिया और यूं मरी की उस खूबसूरत और सर्द कॉटेज में उनकी अधूरी रात एक नहायत खूबसूरत और रोमानवी एहसास के साथ मुकम्मल हुई। ये रात सिर्फ दो इंसानों का मिलाप नहीं थी, बल्कि दो टूटे हुए दिलों के जुड़ने की रात थी, जिसने माजी की सारी नफरतों को मिटाकर एक ऐसी मोहब्बत को जन्म दिया था जिसकी कहानी शुजात ग्रुप की दीवारों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने वाली थी।